हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए डिस्कस करते हैं GS3 मेंस का ये सवाल। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नक्सलाइट्स? डू यू एग्री दैट इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू नक्सलिज्म इज अ क्यूरेटिव अप्रोच? हम ये समझना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नक्सलाइट्स के क्या हैं, और नक्सलिज्म को थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे। लेकिन साथ साथ हमारा ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर होगा कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू नक्सलिज्म, इसके बारे में क्या कहना है हमारा। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू नक्सलिज्म का यहाँ ये मतलब है दोस्तों कि जिस तरीके से नक्सलाइट्स की सिंपैथी या उनके प्रति जो सिंपैथी दिखाई जा रही है या दिखाई जाती है कई सेक्शंस ऑफ द मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, उस चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए कई बार जिस तरीके से एक सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, वो कुछ पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर भी आधारित होते हैं। ऑल्दो 99% ऑफ द टाइम्स दे नेवर आस्क सच क्वेश्चंस, बट कई बार ये थोड़ा सा ऐसे आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको लेके ज़्यादा हमने एम्फेसिस देना है, ना कि ऑन द ग्राउंड नक्सलिज्म से लड़ने के लिए क्या क्या मेजर्स या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हम इंटरनल सिक्योरिटी में यही देखते हैं। द थिंग इज, अभी आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत ही डायनेमिक फील्ड है जिसमें ऑन द फील्ड जाके लड़ना झगड़ना, कॉम्बैट करना, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। उससे पहले ही कई लेवल्स पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा होता है, और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट के थ्रू जनरेट किया जाता है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारी प्रेजेंट की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा खतरा है नेशनल सिक्योरिटी को और इंटरनल सिक्योरिटी को। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी उपलक्ष्य में ये सवाल बनाया गया है। खैर, पहले तो हम नक्सलिज्म के बारे में सिंपली स्टार्ट करते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिन्होंने नक्सलिज्म को भारत का सबसे बड़ा थ्रेट कहा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये प्रोपोजिशन हम एग्री करते हैं क्योंकि इंटरनल वीकनेस जब आपकी हो जाती है, इंटरनली जब आप ब्लीड करते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा रैपिड उसके ऊपर एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट आपको इंजरीज जो हैं, अगर बॉडी की एनालॉजी भी देखें तो जो विजिबल इंजरी है उसको आप जल्दी से क्योर कर सकते हो, लेकिन जो इनविजिबल है, हिडन है, लेटेंट है, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इंडिया इससे वल्नरेबल अंदर से हो जाता है, और अंदर से वल्नरेबल होने की वजह से ही दोस्तों ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब नक्सलिज्म होता क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म, इसके अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कई बार इसको माओइज्म भी बुलाया जाता है, लेकिन बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि लेफ्ट लीनिंग और एक्सेसिवली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित, अब वो कम्युनिज्म मार्क्स का हो सकता है, कार्ल मार्क्स का, या चाइना के माओ जेडुंग का भी हो सकता है जब वो माओइज्म हो जाता है। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या लेफ्ट विंग जिस आइडियोलॉजी को कहते हैं, रेडिकल आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते हैं। ये रेडिकल आइडियोलॉजी का ये कहना है कि हम जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो हमारे ऊपर इनलेजिटिमेटली रूल कर रही है, उसने हमें इनलेजिटिमेटली कंट्रोल किया हुआ है, और हमें अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की इजाज़त खुद को ही नहीं दी जा रही है। इसलिए हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे, और ओवरथ्रो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीपल्स वॉर। मतलब हम आर्म्स उठाएंगे और आर्म्ड रेबेलियन के थ्रू गवर्नमेंट को ओवरटेक करेंगे। अब दोस्तों इस सिचुएशन में नक्सलाइट्स जो होते हैं वो, उनका जन्म होता है नक्सलिज्म का 1967 नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में, और बेसिकली ये जो रिलेटिव डिप्रीवेशन के शिकार लोग हैं उनकी सहानुभूति, उनकी सिंपैथी इनके पास रहती है, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा जो है पुअर का समर्थन देने वाले हैं, पुअर का साथ देने वाले हैं यहाँ पे, और जो भी डाउन ट्राउडन कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ही हम लड़ रहे हैं अल्टीमेटली। अब नक्सलाइट्स का ये कहना है कि हमने पीपल्स वॉर के थ्रू गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना है, हमने गवर्नमेंट को फंक्शन ही नहीं करने देना, और एक्टिवली गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो डिसरप्ट करनी है। अब ये गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करती, और साथ ही साथ यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ना करे, क्योंकि अगर वो करने लग जाए तो फिर इनका सीन क्वा नॉन क्या होगा? सीन क्वा नॉन, या आप ऐसे कह सकते हो रेजन डेटर। अब मुझे पता नहीं कि ये फ्रेंच शब्द कैसे प्रोनाउंस करते हैं, होपफुली किसी दिन समझ आए मुझे, बट मीन्स रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहेंगी अगर डेवलपमेंट पूरी तरह हो जाती है सभी एरियाज के अंदर, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसलिए वो गवर्नमेंट एक्टिविटीज को डिसरप्ट करते हैं।
और एंड में इवेंचुअली यू कैन से कि पॉलिटिकल पावर भी अटेन करना चाहते हैं वायलेंट तरीके से, और इंडियन पीपल्स डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक ऐसा कुछ इन्होंने सिस्टम बनाने की ठानी है। अब क्या हो रहा है, अब जो सिचुएशन है वो नक्सलिज्म के अलावा अर्बन नक्सलिज्म या इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, और इसका श्रेय जाता है पिछले 7-8 साल के अंदर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है उसको लेके। नाउ देर आर टू एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस करने के लिए कहा गया था कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू नक्सलिज्म क्या क्यूरेटिव तरीका है या नहीं है, यानी कि अगर नक्सलाइट्स को समर्थन दिया जाता है, सहानुभूति दिया जाती है, समर्थन का मतलब ये नहीं है कि उनकी वायलेंस को के साथ नॉन वायलेंट तरीके से लो, मतलब इंटेलेक्चुअल सर्कल्स के अंदर उनके कॉज को जस्टिफाइड अगर समझाया जाता है, अगर उनके कॉज को समझने की कोशिश की जाती है और नॉन वायलेंट तरीके से कोशिश की जाती है, तो क्या ये जो अप्रोच है क्यूरेटिव है या नहीं है, यही हमने इस आंसर में बताना है। अगर तो आपकी स्टेटमेंट देखिए, दोनों स्टेटमेंट को हम एनालाइज करेंगे। अगर तो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू नक्सलिज्म क्यूरेटिव अप्रोच है, उसका क्या? नक्सलिज्म जो है क्यूरेटिव अप्रोच इसलिए क्योंकि there has been a term used in the recent times in the media that is called urban naxals. Urban naxalism के phenomenon को ऐसे समझा जाए कि educated individuals who are living in cities who provide legal and intellectual support to Naxalites. ये लॉयर हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है दोस्तों, तो भारत के इतिहास में भी जो इनिशियल स्टेजेस के पीजेंट मूवमेंट हुआ करते थे, उसमें किसी तरीके के पढ़े लिखे नौजवान और प्रोफेशनल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था उनको लीडरशिप पोजीशन में हेल्प करने के लिए। कुछ इसी तरह नक्सलवादियों के लिए मदद करने के लिए ऑल्सो देयर हैज बीन एन अप्रोच दैट इज बीइंग कॉल्ड, इसको टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है अर्बन नक्सलिज्म की, बट दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल टर्म, ऐसे एज सच नहीं है, किसी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की टर्म तो नहीं है। और अगर डिस्कस करें इस बात को कि किस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर 2019 में सवाल पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को कवर कर रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जो हार्ड मेजर्स लिए जाते हैं उसके अलावा ये सॉफ्ट मेजर्स की भी बात कर रहे हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हमने ये आर्ग्यूमेंट रखना है कि नक्सलिज्म एक क्यूरेटिव अप्रोच है, सॉरी इंटेलेक्चुअल सपोर्ट एक क्यूरेटिव अप्रोच है, तो हमें उसके कुछ फायदे ये बताने पड़ेंगे। एनीबडी, अब क्या है कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मीडिया कैंपेनिंग कि कोई भी अगर लेफ्ट लीनिंग सोशल एक्टिविस्ट है, लेफ्ट लीनिंग सोशल पॉलिटिकल पार्टी है, उसको अर्बन नक्सल टैग कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्वेश्चन करने वाले लोगों को भी इस तरीके के टैग से अब डिफाइन कर देते हैं, जो कि सोशल मीडिया की देन भी बहुत इजीली कही जा सकती है। लेफ्ट लीनिंग एक्टिविस्ट हैं, सोशल इनजस्टिस देखते हैं, समझते हैं कि ट्राइबल लोगों को, पिछड़े लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो वो उनकी तरफ से अगर कोई पक्ष रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नक्सल है, और इनफैक्ट अगर रखते भी हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उनके साथ दोस्ती बना के रखें। रीज़न बीइंग कि हो सकता है कि वो प्यार की भाषा समझ जाएं। देखिए, ये आप चाहे मानते हो या नहीं मानते हो, पर्सनली आपको इसका मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये लोग लीगल मीन्स से सरकार की एट्रोसिटीज के खिलाफ आवाज उठा भी रहे हैं, तो ये जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, ये लोग तो मदद नहीं कर रहे हैं, वायलेंस नहीं कर रहे हैं खुद, है ना। ये आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो कि इंफॉर्मेशन या परसेप्शन हम बदलना चाहते हैं नक्सलाइट्स के प्रति, और ये कहना चाहते हैं कि दे आर एक्चुअली वेरी मच डिप्राइव्ड पीपल हु हैव टू फोर्सिबली टेक अप आर्म्स, ये इनका काम है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिसेंटिंग वॉइस को अरेस्ट कर लेती है। सेडिशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पता नहीं किस तरीके के एक्ट यूआपा लगा देती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इस पॉइंट्स के अंदर आप थोड़ा बहुत कह सकते हो कि अगर आप कहते हो कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलना चाहिए नक्सल्स को, तो वो क्यूरेटिव है, तब ये पॉइंट लिखोगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्यूरेटिव नहीं है। क्यूरेटिव नहीं है के लिए तो हर इंडियन के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने इसको किस तरीके से समझना है। अर्बन नक्सल्स को इनविजिबल एनिमी समझ सकते हो आप, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है लेजिटिमेसी। जब भी आप किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी, रॉन्ग एक्टिविटी, मॉरली इनकरेक्ट एक्टिविटी, अनएथिकल एक्टिविटी को देखते हो, तो आप चाहते हो कि लेजिटिमेसी मिले उसे किसी तरीके से, और किसी लेजिटिमेट बंदे के द्वारा मिले। यहाँ पे अर्बन नक्सल्स जो हैं वो एक लेजिटिमेट पर्सन का काम करते हैं, जो लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास एम्प्लॉइज़ को, इंटेलेक्चुअल्स को, स्टूडेंट्स को अपनी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस करते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट रैशनलाइज कर दिया जाए।
भारत की इमेज का भी ध्यान रखना होगा। इंटेलेक्चुअल्स क्या होते हैं, नक्सलाइट्स के सपोर्ट में बात करते हैं, और फिर अगर हम उसके बाद जाके फॉरेन कंट्री से कहें कि हम इंसर्जेंसी से लड़ रहे हैं तो हमारा मजाक ही उड़ाया जाएगा, बिकॉज इंटरनेशनली वी आर नॉट गिविंग एनी कंसिस्टेंट स्टैंड। ऑल्सो माओइस्ट और नक्सलाइट जो हैं वो अपने ऑपरेशनल तरीके भी बदल रहे हैं। वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा जा रहे हैं, वो यंग लोगों को ज़्यादा रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो ओरिजिनल नेता थे वो सब के सब बीमार पड़ चुके हैं, या वो इस वक्त है नहीं क्योंकि कॉम्बैट में मारे जा चुके हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टीज, नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस दिस तरीके के अर्बन मूवमेंट को चलाने की कोशिश कर रही हैं, और ये जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही हिस्सा है। ऑल्सो माओइस्ट जो हैं, या जिसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, वो कुछ टारगेट ऑडियंस को अपने सपोर्ट में रखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग क्लास पीपल हो गए, मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज़ हो गए, इंटेलेक्चुअल्स इन सम इंस्टीट्यूशंस, विमेन, और ये अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये इतने इगैलिटेरियन होते तो जिन एरियाज़ के अंदर नक्सलिज्म जो है प्राइम है, उन्होंने अभी तक काफ़ी हद तक इगैलिटेरियन सोसाइटी बना दी होती, बट ऐसा नहीं है। So it appears that they're fighting for the rights of the poor, but it is actually quite contradictory. चलिए फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल पीसफुल जो है वो पॉलिटिकल रेबेलियन बना के नक्सलिज्म को पेश करना, ये पेश करना कि भाई नक्सल जो है वो बस फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, फ्रस्ट्रेटेड जनता है, और उनके साथ आप आराम परस्ती से पेश आएँ, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, पॉलिटिकल मॉरल ब्लंडर होगा, और हम इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। Government should focus on curtailing propaganda in the rural pockets and as well as the central India. Taking up genuine counter campaigns and outreach program is the best solutions for this leftist insurgency. तो इंसर्जेंसी खत्म करना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ जो जानकारी जा रही है लोगों के पास, या उसके उस एरिया के अंदर जिस तरीके का माहौल बना है, उसको भी आपको ठीक करना है। आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं, लोगों को फ्रेंडली टुवर्ड्स द अथॉरिटीज बनवाना है, तभी जाके वो आपको आके रिपोर्टिंग करेंगे। जबकि अभी देयर हैव बीन सेवरल अटैक्स इन द रीसेंट पास्ट जहां पे नक्सलाइट्स ने एम्बुश कर दिया हमारे जो है जवानों को, तो एक तरह से वो डिसरिस्पेक्टफुल बात हो जाती है। हम चाहते हैं एगैलिटेरियन सोसाइटी हो, हम भी चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं ह्यूमन राइट्स हो, ट्राइबल राइट्स हो, लेकिन वायलेंस का तरीका हम नहीं आजमाते। हम जो चाहते हैं उसको वायलेंटली नहीं ले सकते। हम यही चाहेंगे कि नक्सल्स जो हैं जितनी जल्दी हो सके सरेंडर कर दें, जॉइन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, गिव एंड टेक अ डेमोक्रेटिक बार्गेन एंड जस्ट मूव ऑन विद लाइफ। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोग्राम में 48 डेज तक आपको एक एक क्वेश्चन हर रोज मिलेगा, और मैं इस कोर्स के दौरान आपको बताऊंगा कि इस हफ्ते आपने एक एक क्वेश्चन करना है या इस हफ्ते आपने 3-3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा साथ के साथ कि पहले 3 हफ्ते में आपको कहूंगा कि अभी आप एक एक क्वेश्चन ही करो एक दिन में, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहूंगा। मैं कहूंगा कि आज एक ही दिन में 3 क्वेश्चन लिख दो और सबमिट कर दो। ठीक है, सो दैट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप विल बी अवेलेबल इन दिस। सेकेंडली, हर एक क्वेश्चन को आपको इवैल्यूएट करने के बाद मैं हर हफ्ते एवरी वीक एक लाइव सेशन लूंगा। इस लाइव सेशन के दौरान मैं आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक है, जैसे GS 1, 2, 3, 4, तो 12-12 क्वेश्चन हर एक में से होंगे, तो सभी टॉपिक के सोर्सेज भी डिस्कस करूंगा और वैल्यू एडिशन भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या क्या चीजें फायदेमंद रहती हैं। From my personal experience of writing tests and everything, मैं आपको बताऊंगा। Also what I've learned from talking to other UPSC aspirants, मेरे जो दोस्त रहे हैं, जो सर्विसेज में भी गए हैं, उनसे भी डिस्कस करके। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इसीलिए आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूं कि आप ये बैच ज्वाइन करें। 2999 का ये कोर्स है, इस पे 10% और डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप RAINA कोड का इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कभी भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। 48 डेज के जो बिल्डिंग है, आंसर बिल्डिंग प्रोसेस है, आंसर को बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको निखर के डेवलप होके आपको मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में दे वर वेरी हेजिटेंट इन हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट, हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ टू इंप्रूव ऑन द आंसर। पर वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा इन सेशंस के दौरान। तो प्लीज
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर्स पे और हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और फरवरी की स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएगा। 48 डेज कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से। तो अगर आप प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, 2024 का प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, तो आपके लिए आइडियल टाइप में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट, मैं खुद कैंडिडेट रह चुका हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम अप्रैल तक जो है मेंस के आंसर लिखते रहो, है ना, ये तो बेवकूफ़ी होगी। इट विल बी स्टूपिडिटी। यू कीप ऑन राइटिंग टिल अप्रैल एंड मई में पेपर है, बट फरवरी में खत्म करके फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने आराम से आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को भी दे सकते हो।